नमस्कार, टीवी 27 न्यूज एमपीसीजी के इस बात सेहत की प्रोग्राम में मैं विदिशा बड़खिलवार आप सभी का स्वागत करती हूं। टीवी 27 न्यूज डिजिटल भी हमेशा प्रयास करती है कि आप लोगों को उन शख्सियतों से मिलाए जिन्होंने सफलता प्राप्त की हो, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सके और उनसे मिली जानकारी से सोच और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो आज के इस बात सेहत की प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पालीवाल जी, जो जनरल फिजिशियन है, साथ ही पालीवाल अस्पताल के चेयरमैन भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस बात सेहत की प्रोग्राम में। नमस्कार करता हूं विदिशा जी आपको। जी सर, मॉनसून में मौसमी बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, तो इससे कैसे बचें? देखिए, पहले तो हमको मौसम के दस्तूर को समझना पड़ेगा, मौसम के मिजाज को समझना पड़ेगा। और जब भी कभी गर्मी से बारिश का मौसम आता है और बारिश से जब सर्दी का मौसम आता है, तो ये जो परिवर्तन का समय है, मौसम परिवर्तन का समय, इस वक्त यदि हम देखेंगे तो मौसम के परिवर्तन का समय है। गर्मी खत्म होने वाली, बारिश की शुरुआत है। तो इस तरह के वातावरण में हमें सबसे पहले दो प्रमुख चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या इस वक्त अचानक मौसम बदलने से हम अपनी दिनचर्या में किस तरह का बदलाव लाएं, और दिनचर्या में बदलाव भी अलग अलग बिंदुओं पर लाना होगा। हमारी दिनचर्या में हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और हमारा पहनावा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मी में हमारा रहन सहन, खान पान और पहनावा अलग था। अब जैसे ही बारिश शुरू होगी, हमें अपना रहन सहन, खान पान और पहनावा बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब कभी बारिश होती है, जैसे आपने भी विदिशा जी इन दिनों देखा होगा कि बारिश से बचने के लिए जो खासकर टू व्हीलर वाले होते हैं, वो बहुत तेजी से मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाकर बहुत तेजी से बारिश से बचने के चक्कर में सड़क पर जाते हैं। शुरू में जब बारिश का जो पहला महीना होता है, अक्सर ये देखा जाता है कि खासकर टू व्हीलर में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम जो अच्छा मौसम है, या तो यदि हमें बारिश से बचना है तो निकले नहीं, या कहीं रुक जाएं, या फिर निकलें तो फिर हम ये नहीं देखें कि हम कितना भीग रहे हैं। या तो मौसम का आनंद ले लीजिए या ड्राइविंग ठीक से कर लीजिए। ना मौसम का आनंद ठीक से लेंगे ना ड्राइविंग ठीक से करेंगे, उसमें अक्सर मैंने एक्सीडेंट देखा। तो इस वक्त खासकर दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है कि सारी जो ज़मीन होती है, सारी जो स्थान होते हैं, सड़क होती है, वो धूल से सनी हुई होती है। जब तक वो बारिश से धूल नहीं निकलती, तब तक कई बार वो धूल के कारण जो कीचड़ बनता है, उस कीचड़ से मोटरसाइकिल स्कूटर स्किट होते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। एक ये हुआ। दूसरा, अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी गर्मी के हिसाब से पानी पीने की आदत होती है। जैसे ही बारिश होती है, हम तब पानी पीने की आदत में परिवर्तन नहीं लाते हैं, जो हमें थोड़ा कम करना चाहिए। तीसरा, हम अक्सर ये देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और बारिश के बाद वो अचानक जो हमारी कुछ महीनों की आदत होती है, उस आदत के अंतर्गत वही खान पान लगातार जारी रखते हैं। तो खान पान, पहनावा और हमारी दिनचर्या, तीनों में मौसम अनुकूल परिवर्तन होना जरूरी है। और यही मौसम की कद्र होगी। यदि आप मौसम की कद्र करेंगे तो मौसम आपकी सेहत की कद्र करेगा। जी, तो जैसे कि मॉनसून की बात अभी हो ही रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि आकाशीय बिजली का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ग्रामीणों को कैसे इस आकाशीय बिजली से बचाव करना चाहिए, और अगर आकाशीय बिजली गिरती है उन पर, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपके एक प्रश्न में 3 उत्तर छुपे हुए हैं। पहली चीज तो ये है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ज्यादा गिरती है। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो ग्रामीण परिक्षेत्र हमारा भौगोलिक आधार पर बड़ा है। शहरी क्षेत्र हमारा 28 से 30% है और ग्रामीण क्षेत्र हमारा 70 से 72% है। तो 72% 72 ही होगा और 28-30% 28-30 होगा। एक तो ये भौगोलिक कारण। दूसरा, हम ये देखते हैं कि बारिश के दिनों में जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो अक्सर घर के अंदर रहते हैं या सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखते हैं। तीसरा, यदि हम शहर को देखें तो कई मोहल्लों में कई भवनों पर तड़ित चालक लगी होती है। तड़ित चालक भी भवनों की और लोगों की कहीं न कहीं बिजली से सुरक्षा करता है। अब जब ग्रामीण क्षेत्र की बात आएगी तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आम आदमी काम करता है, किसान काम करता है, खुले में काम करता है। खुले में काम करने के साथ साथ जब बारिश आती है तो वो अक्सर ये देखा गया कि पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। जी, बराबर। ध्यान रखें, कभी भी यदि आप बारिश आ रही तो पेड़ के नीचे मत बैठिए या गीली जमीन पर मत रहिए। आपके पैरों में चप्पल होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थिंग का काम नहीं करेंगी। चप्पल यदि स्लीपर है तो अर्थिंग का काम नहीं करेंगी। आप यदि जब बारिश शुरू हुई तो कोशिश करें कि सूखे स्थान पर बैठें या सूखे स्थान का चयन करें, लेकिन पेड़ों के नीचे कभी बारिश से बचने के लिए ना जाएं। क्यों? क्योंकि पेड़ प्राकृतिक रूप से एक जीवित व्यवस्था है प्रकृति की। इसमें नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के कॉर्नर बनते हैं।
जी। यदि बिजली में नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे, जैसे चुंबक में नेगेटिव और पॉजिटिव पास पास आते हैं तो दौड़कर मिलते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ का सबसे बड़ा चीज रहता है कि पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक रहती हैं, और जहां तक रहती है वहां बारिश के शुरुआत में भी, छोड़िए आप गर्मी के दिनों में भी, वहां नमी रहती है। तो उसको, पेड़ को सीधा सीधा एक गहरा अर्थिंग मिलता है। और जब पेड़ को गहरा अर्थिंग मिलता है तो निश्चित तौर पर जब कहीं बिजली गिरेगी वो किसी पेड़ के पास गिरने वाली होगी, पेड़ को जरूर पकड़ेगी। ऐसे में कभी भी आप पेड़ के नीचे ना बैठे, सावधानी ये रखें। जी। दूसरा, शहरी क्षेत्र में मैं देखता हूं कि लोग अक्सर अपने घरों को जब बनाते हैं तो छत पर जो पिलर निकालते हैं उनमें सरिये ऊपर तक निकले रहते हैं। उन सरियों को कटवाइए, क्योंकि वो सरिये भी सीधे सीधे बिजली को आमंत्रित करते हैं, कड़कने वाली और गिरने वाली बिजली को आमंत्रित करते हैं। कैसे? वो सरिया उसी आधार पर नीचे जमीन तक, सरिये से सरिया मिलकर जो पिलर बीम बनता है तो वो नीचे जमीन तक जाता है और उसके फुटेज तक जाकर, जहां तक नमी रहती है वहां तक जाता है। तो ऐसा सरिया जो घर के ऊपर लगा हो या कोई लोहे की धातु जो सीधे नीचे तक जमीन तक जा रही, आप उसे कटवाइए। छोटी सी बात है, लेकिन वही सरिया यदि अर्थिंग देगा तो निश्चित तौर पर उस घर पर बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को जानते हैं, समझते नहीं है, और कई बार हम अज्ञानता की वजह से, कई बार भूल भुलैया की वजह से हम उस पर ध्यान नहीं देते और कई बार शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आम लोगों को यदि जानकारी में आए या उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए तो कहीं ना कहीं बचाव के लिए अपने आप को आगे जरूर बढ़ाएंगे। सर, आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कैसे हम इससे अपना बचाव करें? बारिश के दिनों में देखिए, आई फ्लू का सबसे बड़ा कारण जो वायरस रहता है, और जो वायरस रहता है ये वायरस का चरित्र होता है हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। गर्म और नमी युक्त वातावरण में वायरस बहुत तेजी से पनपता है, और जब तेजी से पनपता है तो खासकर वो शरीर के उन अंगों को जो सीधे हवा के एक्सपोजर में होते हैं या प्रकृति के एक्सपोजर में या सीधे जलवायु के एक्सपोजर में होते हैं, उनमें कहीं कहीं यदि वो कहीं पर भी जाके ठहर गया, आंखों पे ठहर गया तो आई फ्लू कर देगा, नाक में जाके ठहर गया तो जुकाम कर देगा, गले में जाके ठहर गया तो खांसी सर्दी जुकाम कर देगा। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। हमको आई फ्लू से बचने का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अनावश्यक तरीके से हम पहले अपने शरीर का मूल्यांकन करें कि हम इस मौसम में शरीर के मौसम अनुकूल व्यवहार करें, और अनावश्यक रूप से यदि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा तो बारिश में भीगने का प्रयास ना करें। क्योंकि सामान्य तौर पर जब पहली बारिश होती है तो घरों की छतों पर भी और घर में जो शेड्स डले उन पर भी और बाकी जगह से जो पहली दूसरी बारिश में जो पानी आता है वो मटमेला मिट्टी युक्त, और साथ में उसमें नमी के साथ साथ उसमें धूल मट्टी होते हैं और वायरसेस और कीटाणु होते हैं। तो पहली और दूसरी बारिश से बचिए और बाढ़ के पानी से बचिए, आपको आई फ्लू नहीं होगा। और उसके बाद यदि आप चश्मा लगाते हैं तो बारिश के दिनों में ध्यान रखिए कि अचानक आप ठंडे से गर्म में या गर्म से ठंडे में निकलेंगे तो आपके चश्मे के आगे एक परत बन जाती है नमी की, वो परत को भी आपको ध्यान रख के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। जी। मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े परिणाम लाती है और ठोस परिणाम लेकर आती है। जी। सर, अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बुखार हो या सर्दी हो तो खुद ही घर में इसका उपचार करने लगते हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा बच्चों को खिला देते हैं। तो उन पेरेंट्स को आपकी क्या सलाह देंगे? क्या होता है, देखिए, एक तो डॉक्टर आजकल 3 तरह के हो गए। एक तो खुद डॉक्टरी करते हैं, दूसरा मेडिकल स्टोर से खुद डॉक्टरी करके मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आते हैं। मेडिकल स्टोर वाले को कभी भी अधिकृत रूप से दवाइयाँ नहीं देना चाहिए। दूसरा गूगल डॉक्टर। हाँ। और तीसरा, हम लोगों के पास भी जब आदमी आते हैं तो हम जो दवाइयाँ लिखते हैं उनमें वो मरीज की तकलीफ के अनुसार खुद ज़्यादा कम करते हैं। गाड़ी मेरी स्टीयरिंग मेरे हाथ में, ब्रेक को लगाते हैं, तो चिकित्सक के हाथ में यदि आपने गाड़ी दी तो ब्रेक भी उसे लगा दीजिए। तो ये जो चीज़ें होती है ये बिल्कुल बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किस मात्रा में, किस तरीके से, कितने अंतर से किस बच्चे को कौन सी दवाई सूट करेगी, उसके लिए वो जो चिकित्सक जो आपकी दवाई लिखेगा वो यदि उसने MBBS भी किया तो कम से कम उसका 6 साल का अध्ययन है। जी जी बराबर है। तो किसी भी व्यवसाय को या उसकी व्यावसायिक उपयोगिता को समझे, मुट्ठी भर पैसा या 2 पल का समय या आधे घंटे का समय बचाने के लिए बच्चों के साथ खिलवाड़ कतई ना करें, खुद का भी ट्रीटमेंट ना करें और बच्चों का भी ट्रीटमेंट ना करें। ये मेरा सुझाव है, बाकी फिर सब अपने मर्जी से चलती है। सर, बुखार में डोलो 65 या पैरासीटामोल खाना सही है कि गलत? क्योंकि डोलो 65 का तो एक बार मतलब खबर आई थी कि मतलब कई सारे कंप्लेंट्स आई थी इसके खिलाफ, तो आपका क्या कहना है इस पर?
देखिए डोलो का जो एक ऑप्टिमम डोज होता है, एडल्ट डोज होता है, वो डोलो 65 नहीं होता, डोलो 650 होता है। मैं थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ। जी जी 650 मिलीग्राम की डोलो, मतलब पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम। पहले पैरासीटामोल आज से कुछ साल पहले तक 500 मिलीग्राम दी जाती थी, लेकिन कोविड के बाद से पैरासीटामोल का मिनिमम डोज 650 कर दिया। लेकिन मैं उसके हिसाब से कम व्यक्ति का वजन भी 65 किलो होना चाहिए। जी सामान्य औसत वजन में यदि हम डोलो 650 देते हैं या पैरासीटामोल 650 देते हैं, तो ये सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो रात निकालने का टूल है, मुसीबत कम करने का टूल है। आपके निर्णय का अधिकार आपको नहीं है। बच्चे को या किसी को भी रात में बुखार आया तो आप पैरासीटामोल दे सकते हैं अपने विवेक से। जी यदि आपको भी अचानक बुखार आया और आपका वजन 65 किलोग्राम है तो सामान्य रूप से आप दे सकते हैं, 55 से 70 तक के बीच में दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका बुखार उतर गया है और उसके बाद फिर से आ रहा है, तो फिर दूसरी बार आपको खुद अपने विवेक से डोलो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए किसी चिकित्सक की राय जरूर लेना चाहिए, वरना मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं हम गलत ट्रीटमेंट करेंगे जी तो उसके गलत परिणाम ही आएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, हमारे इस चैनल पर जनता ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। किसी ने मुझसे कहा है कि 3 से 4 साल पहले मुझे कोविड हुआ था, उससे मेरे सूंघने की शक्ति में बदलाव हुआ है, क्या करें इसके लिए? देखिए यदि आप सूंघने की शक्ति में बदलाव की बात करें तो मैं व्यावहारिक रूप से इसके 3 अलग अलग बिंदु पर आपको जवाब देना चाहूँगा। एक, क्या आप मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं पर अपने उस चीज़ को महसूस करते हैं? ओके 2, क्या आपको कोविड हुआ था तो उस वक्त कोविड का डिग्री कितना था? 50%, 60%, 70% तक इफेक्ट था? ओके तीसरा, क्या आपको ये मालूम है कि आपकी नाक में कोई और बीमारी नहीं है? हर चीज के लिए यदि हम कोविड को दोषी ठहराएं तो ये तो उसमें का किस्सा हो गया कि फेल बच्चा हुआ और दोषी मास्टर हो गया। तो ये बात भी नहीं होना चाहिए। इन 3 चीज़ों के बाद, इन 3 चीज़ों में सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपको कोविड जो हुआ था 50, 60, 70% तक इफेक्ट हुआ था। ऐसी परिस्थिति में आंशिक फर्क आपकी सूंघने की शक्ति में आ सकता है, स्मरण शक्ति में भी आ सकता है, लेकिन आप ये सोचें कि पूरा फर्क उससे आया, तो ऐसा ना तो किताबों में दिया, ना उसके बाद के किसी प्रकार के लिटरेचर में आया। यदि आपका कोई भय है तो दूर कीजिए, यदि आपका भ्रम है तो दूर कीजिए, और मैं चाहूंगा कि आपकी भ्रांति है तो आज से दूर कर लीजिए। जी। एक ने कहा है मुझे डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने उन्हें एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक का असर ज्यादा प्रभावी होगा ऐसा कहा है, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा वाली बात है। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं तो मुझे एलोपैथी का मालूम है, लेकिन मैं आयुर्वेद की कदर करता हूं क्योंकि वो हमारी पुरातन संस्कृति से, हमारी भारतीय परंपरा की एक मूल दस्तावेज है। आयुर्वेदिक दवाइयां बिल्कुल प्रभावी होती है, लेकिन आपने जिस चिकित्सक से लिया उसका ज्ञान, अनुभव, योग्यता, दक्षता, उसकी विद्वत्ता, उसकी क्षमता और उसकी गुणवत्ता के बारे में आप पहले पता लगाएं। जी। और यदि चिकित्सक में 6 गुण हैं तो फिर उसके बाद आप आयुर्वेद भी ले सकते हैं। लेकिन समय समय से आपको शुगर की जांच कराना चाहिए, खुद मूल्यांकन करना चाहिए और उतार चढ़ाव को देखना चाहिए। और उतार चढ़ाव को देखने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रभावी है तो उस प्रभावी दवाई को लेने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ एलोपैथी और आयुर्वेद, मैं समझता हूँ कि ये तो 2 सगी बहनें हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बहन तो आयुर्वेद है, ये सौतेली बहन, ममेरी बहन हमारे साथ और आ गई तो ठीक है। आज की तारीख में गुणवत्ता के आधार पर देखें तो एलोपैथी की तरफ लोगों का झुकाव इसलिए ज़्यादा है कि एलोपैथी में तुरंत राहत मिलती है, आयुर्वेद में थोड़ा समय लगता है। तो ये आपकी व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है और आपके खुद के उस पर निर्भर करता है। लेकिन उसके पहले जो मैंने बोला, डॉक्टर की ये 6 चीज़ें जरूर पता लगाइए, ठीक है, कि वो कैसा है और वो जो दवाइयाँ दे रहा है उसके बारे में अपना खुद का अनुभव देखिए। बार बार शुगर चेक करना शुगर के मरीज की पहली भौतिक, मौलिक और शारीरिक आवश्यकता होती है। किसी ने कहा है मेरे घर में टीबी का एक पेशेंट है, तो बाकी परिवार के सदस्यों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो सरकार बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देती हैं, लिटरेचर देती है। लेकिन जब प्रश्न हमसे, तो हमारा यही कहना है कि पहले ये देखिए कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है तो कहाँ की है। यदि फेफड़े की और श्वसन तंत्र की, सांस के पाइप की है तो निश्चित तौर पर आपको सावधानी रखना चाहिए। लेकिन यदि पेट की या बोन की टीबी है तो वो किसी को प्रभावित नहीं करेगी। फेफड़े की टीबी जिसमें खांसी चल रही हो, जिसमें कफ आ रहा हो, जिसमें खकार आ रही हो, जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही, तो ऐसे रोगी को यदि वो अपना सगा भाई भी है
तो मैं समझता हूँ कि उसको कुछ दिनों के लिए 4-6 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए कम से कम आइसोलेट कीजिए, उसका कमरा अलग रखिए, उसके खाने पीने का सामान अलग रखिए, उसका दस्तूर बिस्तर अलग रखिए, उसके कपड़े अलग रखिए, और उसको कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके प्रति भेदभाव करिए, उसको भी समझाइए, क्योंकि उसकी काउंसलिंग, मरीज की काउंसलिंग भी जरूरी है, अदरवाइज वो आप पर उंगली उठाएगा। और वो ये उंगली उठाएगा, और उंगली दो आधार पर उठाएगा। एक तो ये उंगली उठाएगा कि आप मेरी मुसीबत के समय मुझ पर उंगली उठा रहे हो, दूसरा वो इमोशनली कहीं कहीं डिस्टर्ब होगा। तो उसकी भी काउंसलिंग कीजिए, और 1 महीने तक अलग रखने के बाद जब तक उसकी खांसी बंद नहीं हो जाती है और उसकी खकार में टीबी का कीटाणु जांच में ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उसको अलग रखिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। समझदार परिवार कहीं पर भी मैं समझता हूँ कि शिक्षा का सदुपयोग करता है, और संतुलन के साथ साथ समरसता और दूसरों की खातिर इन सब चीज़ों को करता है, करना ही चाहिए। यदि आपके घर में एक को टीबी है और यदि ये सावधानी नहीं रखे तो दूसरे को होगी, और वो दूसरे को होगी तो बाकी 10 को होगी, और यदि आप कहीं कार्यालय में जाते हैं तो आप कहीं और भी यही ट्यूबरकुलोसिस बाकी लोगों में बांट के आएंगे। आपका समाज के प्रति दायित्व तो आपके घर से शुरू होता है, आपके दरवाजे से शुरू हुआ। दरवाजे पर टीबी ने दस्तक दिया तो टीबी के दस्तक को आसान ना समझें, उसको कद्र करें, उसकी इज्जत करें, और उसके माफिक सारे जो भी आपके निर्णय लेना वो सकारात्मक निर्णय लेकर अपनी समस्या से निजात पाएं। जी सर, जिन्हें एलर्जी की बीमारी है किसी भी चीज से, तो क्या उन्हें नींबू का सेवन करना चाहिए? देखिए, नींबू वाला जहाँ तक मामला है, नींबू तो एक प्राकृतिक रूप से एक अच्छा फल माना जाता है, जिसमें सिट्रस विटामिन सी से बहुत भरपूर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें नींबू खाने के बाद दिक्कत हुई। कोई भी फल, मैं नींबू की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फल यदि हम लेते हैं और या लाते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हम उसको बाहर से नहीं धोते। ठीक है। यदि आपने नींबू को अच्छे से बाहर से धो लिया है, कुछ मेरे जैसे अति उत्साही तो साबुन से धो लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, साबुन से धो सकते हैं। हल्की सी साबुन लीजिए, बाहर से धो लीजिए, उसके बाद उस नींबू को वापरिए, आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन किसी किसी को एक परिस्थिति विशेष में सिट्रस से या साइट्रिक एसिड से प्रॉब्लम होती है, ऐसे सबको नहीं होती। यदि आपने नींबू को सही तरीके से, सही मात्रा में, सही सावधानी के साथ लिया, तो नींबू से बेहतर आपको, आपके शरीर को विटामिन सी देने वाला कोई दूसरा फल सामान्य रूप से इतना सस्ता नहीं है जी। इसलिए नींबू की कद्र करें, लेकिन नींबू की कद्र के साथ साथ उसको कैसे वापरना उसकी भी कद्र करें। हम शर्ट पहनते हैं, उसकी बटन में एक ऊपर नीचे लगा लेते हैं, लोग हमको मूर्ख बोलते हैं। तो छोटी छोटी सावधानियां बड़े बड़े परिणाम लाती है। नींबू का निरादर ना करें, लेकिन यदि किसी को नींबू से शिकायत है तो ऐसे लोगों की संख्या मात्र 1 या 2% होती है। लोग अक्सर ही बोलते हैं कि मैंने ऐसा खाया वैसा खाया तो उससे हो गया। वैसा नहीं, आपने बगैर धुला गंदा नींबू खाया, उसकी वजह से ऐसा हो गया जी। फलों की बात चल ही रही है तो मेरा अगला सवाल उसी से रहेगा, फ्रूट जूस पीना सही या गलत? क्योंकि किसी डॉक्टर ने कहा था फ्रूट्स रॉ ही खाने चाहिए, जूस निकालने के बाद उसमें के फाइबर्स निकल जाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? क्यों बेचारे फ्रूट्स को मशीन में डाल के उसका मतलब ये उसका भी दिल दुखा रहा है। मत दुखाइए दिल, पूरा फल खाना चाहिए। यदि आप पूरा फल खाते हैं, क्या देखिए, कभी कभार विदिशा जी मैं आपसे ये बोलना चाहूँ, कभी कभार ऐसी परिस्थितियाँ आती है, रोगियों को फ्रूट जूस दे सकते हैं जब उनके पेट में ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर ने पाबंदी की है, सिर्फ लिक्विड्स पर है, तो वहाँ फ्रूट जूस दीजिए। अदरवाइज पूरा प्रयास यही करिए कि पूरा फल खाइए। पूरे फल खाने में आपको उसके मिनरल्स मिलेंगे जी, आपको उसकी शुगर प्रॉपर मिलेगी, आपको उसके फाइबर्स प्रॉपर मिलेंगी, आपका डाइट, आपका डाइजेशन सब बहुत प्रॉपर होगा। और कहीं ना कहीं जब आप फ्रूट जूस निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियली कभी शुगर मिला लेते हैं, कभी नमक मिला लेते हैं। इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पूरे फल का पूरे मन से, पूरी तन्मयता से सम्मान कीजिए, बढ़िया अच्छे से उसको धोइए, पूरा फल खाइए, ज़्यादा लाभप्रद है। सिर्फ यदि आपकी सीमाएं डॉक्टर ने निर्धारित की हैं कि आपको लिक्विड्स लेना है, आप फ्रूट जूस के अलावा कुछ नहीं लेना, सिर्फ उन परिस्थितियों में आप फ्रूट जूस ले सकते हैं। बाकी पूरा फल खाना ही सर्वथा सबके लिए सदैव हर समय उचित होगा जी। मतलब फ्रूट रॉ ही खाना चाहिए, तो फिर छिलके के साथ या छिलके के बिना? बड़ा ऐसा प्रश्न है जिसका मैं समझता हूँ कि एक प्राकृतिक रूप से प्रायोगिक जवाब बड़ा मुश्किल होता है। कुछ छिलके ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं, जैसे संतरे का छिलका हटा देना चाहिए। नींबू का छिलका, नींबू तो निचोड़ा जाता है तो छिलका तो अपने आप बाहर हो जाता है, तो बेचारा पहले ही साथ छोड़ देता है। पपीते का छिलका हटा देना चाहिए, आम का छिलका हटा देना चाहिए। लेकिन आप सोचे कि हम सेब फल का छिलका हटा दें,
नहीं हटाना चाहिए। ओके। आप सोचे हम खीरा ककड़ी का छिलका हटाते, नहीं हटाना चाहिए। ठीक है। आप सोचे कि हम तो केले को बगैर छिलके हटाए खाएंगे, कैसे संभव है? तो कौन से फल में छिलका आपका निकालना आपके शरीर और स्वाद के लिए आवश्यक है, ये समझ लीजिए। ध्यान में रखना। यदि आप खीरा खा रहे हैं, पूरे छिलके के साथ खाइए, जी। क्योंकि जिस खीरे से आपके शरीर की सुरक्षा है, जिस एप्पल से, जिस सेवफल से आपके शरीर की सुरक्षा है, जी। उस एप्पल और खीरे को सुरक्षा देने वाला जो उसके अंदर ऊपर आवरण है, जो छिलका है उसका, जो इतने मजबूत चीज को, जो आपको मजबूती देने आ रहा है, उसको मजबूत चीज का आवरण देने वाले छिलके की कद्र वहां करिए जहां पर आपको लगता है कि इसमें छिलके साथ खा सकते हैं। बहुत फायदेमंद होता है उसमें। जी, खासकर जी। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो मिलते हैं, खासकर फोलिक एसिड वगैरह, ये सब उसमें बहुत बहुत अच्छे होते हैं, खाना ही चाहिए। लेकिन हर फल का छिलका नहीं खा सकते, तो हमको ये ध्यान रखना कौन सा हटाना, कौन सा खाना। जी। चाय या कॉफी, दोनों में से बेहतर क्या है? दोनों का ज्यादा सेवन करने से क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, व्यावसायिक युग में चाय और कॉफ़ी तो आज का अमृत है। कहीं पर भी जाएंगे तो चाय और कॉफ़ी के बगैर शुरुआत नहीं होती या बात नहीं होती। जी। तो ये तो कलयुग का अमृत है, लेकिन कलयुग के इस अमृत को यदि हम ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो जहर होगा। ठीक है। सीमित मात्रा में यदि हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, या 1 या 2 चाय दिन भर में या 1 या 2 कॉफ़ी दिन भर में लेते हैं, तो ठीक है। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखिए कि कभी आप चाय पीते हैं तो एकदम खाली पेट ना लें। 2 बिस्किट, 3 बिस्किट, 4 बिस्किट, कुछ न कुछ होना चाहिए। जो भी एकदम खाली पेट चाय लेने या कॉफ़ी लेने से शरीर में एसिडिटी होती है। अचानक उससे मैं मानता हूँ कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यदि उसमें शुगर है तो हमको एनर्जी मिलती है, और कई बार उसमें जो कैफ़ीन होता है, वो कैफ़ीन का हमको एडिक्शन हो जाता है। तो यदि ज़्यादा चाय कॉफ़ी यदि आप लगातार लेते रहेंगे तो आपको मस्तिष्क आपके टाइम पर घंटी बजाने लगेगा कि तुम्हारा चाय का समय हो गया। हाँ। तो हम ऐसी भी आदत ना डालें जो एडिक्शन के रूप में हमारे लिए परेशानी पैदा करे, क्योंकि यदि यही चाय या कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में ली जाएगी तो ये खून की धमनियों को, हृदय को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, और खून की धमनियां पूरे शरीर में गतिशील हैं और पूरे शरीर को रक्त संचार करती हैं, पूरे शरीर को जीवित, जागृत और स्वस्थ रखती हैं। तो जो जीवित, जागृत और स्वस्थ रखने वाली खून की धमनियां, यदि उनमें ज़्यादा कैफीन आपका जाएगा तो उनमें थिकनेस आने लगती है, उनकी इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है, तो शरीर की योग्यता, क्षमता, दक्षता और मस्तिष्क की विद्युतता को कम करेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, चाय और काफ़ी सीमित मात्रा में ले सकते, कभी 1 ले ली, कभी दिन भर में 2 ले ली। इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। व्यावसायिक युग में, भौतिक युग में, आज की तारीख में, प्रोफेशनल युग में, आज की तारीख में, कॉर्पोरेट जगत में चाय कॉफ़ी एक बहुत कॉमन चीज़ है। पर आपको आपकी सीमाओं में सीमित रहना आपके हित का है, तो आप अपनी सीमाओं में सीमित रहिए। जी। पानी हमें पर डे कितना पीना चाहिए? ज्यादा पानी पीने से क्या कोई नुकसान होते हैं? सरल सवाल, बहुत कठिन जवाब। पानी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, और जहाँ तरलता है वहीं सरलता है। तो व्यवहार में सरलता, और मैं समझता हूँ कि जीवन में सरलता। तो तरलता तो पानी से ही आती है, लेकिन अलग अलग मौसम में पानी की मात्रा अलग अलग होती है। एक 60 से 70 किलो के सामान्य व्यक्ति में सर्दी के दिनों में पानी की आवश्यकता 2 या 2.5 लीटर तक होती है। गर्मी के दिनों में यही आवश्यकता 4 लीटर तक पहुंच जाती है, और बारिश के दिनों में आप देखिए कि बहुत हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, तो ये 3-3.5 लीटर के आसपास होती है। फिर आपके कार्य क्षमता पर निर्भर करता है, आप किस तरह का कार्य करते हैं, आपके व्यापार, आपका कारोबार क्या है, आप ऑफिस बियर हैं, एसी में बैठे हैं, या आप मेहनत कर रहे हैं, या मेहनत कश इंसान है, या खुले में काम करने वाले मजदूर हैं, उस पर भी निर्भर करता है। यदि आप मेहनत कश मजदूर हैं तो ये आवश्यकता सीधी 1.5 गुना हो जाती है, या आप मध्यक्रम में तो आवश्यकता 1.25 गुनी हो जाती है। मौसम के हिसाब से पानी की आवश्यकता कम ज़्यादा होती है। जैसे अभी हम गर्मी के मौसम से निकले, सर्दी का मौसम आ गया। मैंने अक्सर लोगों को एक सामान्य बात कहते हुए बोला कि सर, जैसी बारिश शुरू हुई मुझे यूरिन ज़्यादा आता है। अच्छा। नहीं, आपकी पानी की जो आपकी आदत पिछले 3 या 4 महीनों में गर्मी में पड़ी थी, आज भी आप उतना ही पानी ले रहे हैं। ठीक है। आपके शरीर से गर्मी की वजह से जो पसीना निकलता था, वो पसीना निकलना कम हो गया, तो शरीर से मतलब हर सीजन के हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। ओके। तो देखिए, जो भी शरीर में पानी के रूप में जाता है वो 3 अलग अलग रास्तों से निकलता है। एक पेशाब, दूसरा पसीना, और तीसरा पखाना। कई बार 10 लग जाते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हम ये देखें कि हमारे शरीर से जो अनावश्यक पानी
आवश्यकता से अधिक पानी है, उसके निकलने के 3 रास्ते हैं, पेशाब, पसीना और पाखाना। किस रास्ते से कितना पानी मौसम के हिसाब से निकलेगा, उसके हिसाब से पानी की मात्रा कम ज़्यादा करें, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें और कहीं न कहीं एक छोटा सा स्विच अपने बगल में रखें जो मौसम के हिसाब से बदलते रहें। जैसे हम अपने गैजेट्स के सारे स्विच चेंज करते रहते हैं, उनके मोड चेंज करते रहते हैं। तो हमको अपने मोड खुद समझना पड़ेगा। जी सर। स्क्रीन के सामने जो ज्यादा रहते हैं, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उनके लिए आपका कोई सुझाव? आँखें, सबसे पहले तो ये कि यदि आप मोबाइल पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी आँखें, आपका स्क्रीन जो मोबाइल स्क्रीन होता है उसमें भी आजकल बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आने लगे कि वो उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे आपकी सुरक्षा करता है। आँखें। फिर दूसरा, कितनी मात्रा में उसमें लाइट होना चाहिए, फिर कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। जब कभी आप किसी भी गज़ेट पर काम करें या किसी भी सिस्टम पर काम करें, आधे घंटे काम कीजिए, 5 मिनट रेस्ट दीजिए, लेकिन 5 मिनट का रेस्ट ऐसा नहीं, ठीक है, आंख बंद करके बैठ जाइए। हाँ, हो सकता है आपका मालिक ये समझे कि आप ऊँग रहे हो या आप लापरवाही कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम इन आँखों से, जैसे ये दुनिया जहान संसार हमको बहुत खूबसूरत दिखता है, जिसने हमको संसार से जोड़ रखा, उसकी खूबसूरती से जोड़ रखा, हमारी दिनचर्या से जोड़ रखा है, जिसने हमारे जीवन को बहुत सुलभ, सरल, सहज और संवेदनशील कर रखा है, हम उसकी संवेदना को समझें, आंखों पर ध्यान दें। और यदि आंखों पर, यानी अब मोबाइल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं आंखों में दिक्कत आती है। और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि आजकल छोटे बच्चों को खेल के मैदान नहीं, मोबाइल का मैदान मिलता है। ऐसी परिस्थिति में वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि दिक्कत में आते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि जिस बच्चे की खेल के मैदान में जाने की उम्र है, उसको वो मोबाइल के मैदान में क्यों डाल रहा है, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत लंबा विषय है, किसी दिन इस विषय पर आप अलग से भी यदि परिचर्चा रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा विषय है आपका। जी, बच्चों की आपने बात कही थी, बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन अभी भी देखा गया है काफी बढ़ गया। आज के दौर में पेरेंट्स बच्चों को रोता देख उन्हें मोबाइल थमा देते हैं। खाना खाते वक्त भी पेरेंट्स बच्चों को फोन खेलने के लिए दे देते हैं। तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? कतई नहीं। आप अपने बच्चे की आदतें जिद्दी बना रही हैं और आप अपने बच्चे को कहीं न कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अक्सर मैंने पेरेंट्स में देखा है कि पेरेंट्स आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ अफेक्शन, उनको ये लगता है कि नहीं मेरे तो एक बच्चा, मेरे तो 2 बच्चे हैं। 1 या 2 बच्चे हैं तो 10 बच्चों की परवरिश की 2 बच्चों में परवरिश के लिए दीजिए। लेकिन पहले जितना 10 बच्चों पे पाबंदी थी उतनी पाबंदी भी लगाइए उन पर। फिर देखिए उनका कैसा व्यक्तित्व निर्माण होता है, कैसी उनके शिक्षा का निर्माण होता है, कैसी उनमें गुणवत्ता आती है, किस योग्यता के साथ वो आपका कितना नाम ऊपर करेंगे। हम अपने बच्चों को सिर्फ रोए ना, जिद ना करें, मचले ना, उसके लिए मोबाइल देते हैं। गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, एक समस्या हर घर की है कि किसी ना किसी व्यक्ति को होती है। आपको बता दें, जब भी हम कार में जाते हैं या कोई व्यक्ति जब बस में बैठता है तो उसे बेचैनी, घबराहट, उल्टी होने लगती है। ऐसे में क्या करें? आपका क्या उपाय है? ये इसको मोशन सिकनेस बोला जाता है। ये एक बहुत कम लोगों में समस्या होती है, लेकिन कई लोगों में होता है कि जैसे ही वो कार में या बस में बैठे, स्कूटर मोटरसाइकिल पर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वो किसी क्लोज कंपार्टमेंट वाले व्हीकल में, इवन ट्रेन में बैठे, उनको वॉमिटिंग होने लगती है, घबराहट होती है, उनको वो वॉमिटिंग जैसा लगता है, कई बार उल्टियाँ होने लगती है और कई बार उनको वो पूरी यात्रा बड़ी दुष्कर हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पहले तो ये कि उनको शीशे के पास बिठाएं, गाड़ी में वहाँ बिठाएं जहाँ शीशा हो। अचानक बीच में वॉमिटिंग कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। दूसरा, उनको एक बहुत ऐसी एयर टाइट सील बैग, एयर बैग दें, मतलब वो पॉलीथीन बैग दें कि कभी अचानक मान लो उनको वॉमिटिंग आया तो वो पॉलीथीन बैग में वॉमिटिंग कर सके, गाड़ी खराब ना हो। ठीक है। तीसरा, इसके लिए डॉक्टर से भी सुझाव लें। ये बीमारी कभी भी, ये बीमारी नहीं है, ये समस्या है। ये समस्या कभी भी अचानक नहीं जाती, धीरे धीरे जाती है। तो धीरे धीरे इसका समाधान खोजें और मैं समझता हूँ कि कुछ महीनों में या साल 6 महीने में लगातार यदि उसके लिए दवाइयाँ लेंगे, और आजकल कुछ दवाइयाँ ऐसी आ गई कि हम जब गाड़ी में बैठें वॉमिटिंग ना हो, उसके लिए गाड़ी में बैठने से पहले हम ले लें। हमारे शरीर में यदि ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से कोई सीमा दे दी, कोई बंधन दे दिया, कोई समस्या दे दी, तो उस समस्या को समझ कर बैठें। समस्या को समझेंगे तो समस्या में खुद निदान छुपा हुआ है। जी। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक है? बहुत प्रश्न ऐसा है कि खतरा ही खतरा है इसमें। तो जो सेहत को नष्ट करने वाली चीज़ें, उसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत सबसे ऊपर आती है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, इनसे बिरला ही अछूता है। जी।
लेकिन जो अछूता है मैं समझता हूँ कि वही कहीं न कहीं ज़िंदगी के सारे दृष्टिकोण के साथ साथ अपने आनंद का परमानंद को छूता है। जी। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपकी लत पड़ गई, आदत पड़ गई तो उसको छोड़िए, मुझे मालूम है आप एकदम नहीं छोड़ पाएँगे। लेकिन यदि आप 20 सिगरेट रोज़ पी रहे हैं तो अगले दिन 19 पीजिए, फिर 18 पीजिए, फिर 17 पीजिए, 16 करिए, 15 करिए, 14 करिए। चलिए हम आपने यहाँ तक मान लिया कि 1 दिन में 1 छोड़ना, उसके बाद 2 दिन में 1 छोड़िए। चलिए 10 तक आपने 2 दिन में 1 छोड़ दिया, फिर 3 दिन में 1 छोड़िए। आखिरी 5 को मैं तो बोल रहा हूँ 5 दिन में 1 छोड़िए, 2 महीने में छूट जाएगी। लेकिन क्या हम इस परिपाटी का पालन करते हैं? नहीं करते हैं। ऐसे ही अल्कोहल लेने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं उसका एडिक्शन होता है। ये एडिक्शन इस तरह की चीज़ है कि मस्तिष्क के रचनात्मक स्थान पर एक ऐसा बिंदु बन जाता है जहाँ से स्ट्राइक होता है, जहाँ से आक्रमण होता है शरीर पर कि ये चाहिए ही चाहिए। देखिए ईश्वर ने शरीर बनाया, लेकिन ईश्वर ने ये शरीर को नश्वर बनाया। और ईश्वर आपको जन्म देता है, आपका लालन पालन करता है, आपको मारने का हथियार आपके हाथ में दे रखा है। तो आप अपने मारने के हथियार से खुद को कितना मार पीट रही है, आप पर निर्भर करता है। तो स्मोकिंग तो मैं समझता हूँ कि अपन खुद को जला रहे हैं, और ड्रिंकिंग मैं समझता हूँ अपन खुद को गला रहे हैं। इससे बेहतर मैं 2 शब्दों में नहीं बोल सकता। पर सर कई बार डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो बियर पी लीजिए, स्टोन निकल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? ये मिथ है, ये मिथ्या है। ये मैं समझता हूँ कि इसमें तो मैं ये मानूंगा कि जो बियर बनाने वाली कंपनी, इनका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कतई नहीं है। मैं मानता हूँ कि बियर से पेशाब ज़्यादा बनता है, लेकिन पेशाब ज़्यादा बनाने वाली दवाइयाँ भी है। ऐसा किसी भी मेडिकल साइंस में कहीं नहीं कि बियर पीजिए। ये तो मैं समझता हूँ कि जब 4 यार मिल जाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी दोस्ती यारी में वो दूसरे को प्रमोट करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, उसको इन्वॉल्व करने के लिए, उसको साथ रखने के लिए, यदि मान लो उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो भी साथ रख लेंगे, नहीं है तो भी बोलेंगे तेरे को किडनी स्टोन नहीं हो, आजा मेरे साथ आजा। तो ये मैं समझता हूँ यारबाजी के चोंचले हैं, और ये कहीं न कहीं ये बियर बनाने वाली फैक्ट्रियों के, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल भूल जाइए कि इस तरह की कोई चीज़ आपके स्टोन आपके बियर से खत्म हो, बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स क्या सेहत के लिए सही है? कतई नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स में कई तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, दूसरे वो चीज़ें आती हैं, इसमें भी कैफीन होता है, शुगर होता है। और जो शुगर होता है वो भी बड़ा विचित्र किस्म का होता है, जिससे नुकसान ज़्यादा होता है। एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर यदि आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें शुगर, कैफीन और बाकी जो है मतलब फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनमें से कुछ भी नहीं होता। जो भी होते हैं, फिर उसके अलावा उसमें ये मान के चले कि ऐसे कुछ वो डले रहते हैं जिनसे उनकी इंग्रेडिएंट्स डले रहते हैं जिनकी सुरक्षा हो, ख़राब ना हो। तो इन सब परिस्थितियों में जो कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक पे नहीं लेना चाहिए। जब आपके पास जूस है, जब आपके पास फल है, जब आपके पास नींबू का रस है, जब आपके पास शिकंजी है, जब आपके पास आम का रस है, जब आपके पास गन्ने का रस है, तो ये फालतू की चीज़ों को कतई नहीं पीना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, और उसमें भी देखिए असीमित मात्रा में। यदि कोल्ड ड्रिंक आपका एक दिन में एक बार में 160 ml से ज़्यादा होगा तो ये हानिकारक है। लेकिन विदेशों में बात करें तो वहाँ की कोल्ड ड्रिंक की बोतल 160 ml से ज़्यादा की आती नहीं। हिंदुस्तान में 250 ml से शुरू होता है। क्यों? ये शासन का दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अंतर्गत उन्होंने छूट कैसे दे रखी है कि ये 250 ग्राम की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। फिर दूसरा हमारे यहाँ तो 1 लीटर की, 1.5 लीटर की, आप कोका कोला लिया, ये लिम्का लिया, ये पेप्सी लिया, ये भी गलत है। आप विदेशों में देखिए बड़ी बोतल जो बिग कैन से नहीं बिकती है, वहाँ कोई भी बोतल 160 ml से ऊपर सरकार बनने ही नहीं देती। ये एक मापदंड है। और इस मापदंड में शिथिलता कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि हमारी राजनीतिक संरचना में कहीं न कहीं कदाचार, शिष्टाचार, भ्रष्टाचार, लोकाचार, या कहीं न कहीं ढील छूट, या कहीं न कहीं नियमों की अवहेलना करना। और इस नियमों की अवहेलना के पीछे मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ धन, मान, सम्मान वाला मामला भी छुपा हो। तो मैं उसमें सीधे टिप्पणी नहीं करना चाहता एक चिकित्सक होने के नाते। सामने हमें शासन को क्या संदेशा या सजेशन देना चाहिए, इस पर हम जरूर बात करेंगे। पर सबसे पहले आप बता दीजिए, पान मसाला या माउथ फ्रेशनर का एडिक्शन काफी बढ़ता जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए पान मसाला भी आप देखिए हिंदुस्तान, पहले तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि हिंदुस्तान कैंसर के लिए कैंसर कैपिटल बन रहा है। हिंदुस्तान डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक कैपिटल बन रहा है। हिंदुस्तान ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड प्रेशर कैपिटल बन रहा है। इसके कारण एक तो हमारी आबादी आज की तारीख में विश्व में सर्वोपरि, दूसरी चीज़ आज चाइना के बराबर हमारे यहाँ, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ यदि हम इन सब चीज़ों में देखें तो लोगों का एडिक्शन बहुत है।
तीसरी चीज़, हमारे यहाँ कोई भी पान कहीं भी खाकर, पान मसाला कहीं भी खाकर थूक लीजिए। आप बैंकॉक जाइए, आप रशिया जाइए, आप सऊदी अरब जाइए, वहाँ पर थूक के बताइए आप। वो अपने देश से प्रेम करते हैं, वहीं पर आपको पकड़ा जाएगा और आपको सबसे पहले पेनल्टी लगाई जाएगी। हमारे देश में जो छूट सरकार ने दे रखी है, या जहाँ पर सरकार ने आंख बंद कर रखी है, आधी खुली आंख से और आधी बंद आंख से सरकार देख रही है, तो लोग ये करेंगे। उसके अलावा कहीं न कहीं यदि हम शिक्षा और बाकी चीज़ों की बात करें तो वो कहीं न कहीं उसका भी थोड़ी कमी अभाव है। लेकिन शिक्षित व्यक्ति भी, यदि आप बोले कि गुटखा तंबाकू पान नहीं खाता या मसाला नहीं खाता, ऐसी बात नहीं, वो भी खाता है। ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप तो हमारे ग्राहक बन रहे हैं, चिकित्सकों के ग्राहक बन रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे ग्राहक बने। जी, फास्ट फूड या बाहर का खाना हमारे सेहत के लिए कितना खतरनाक? देखिए, फास्ट फूड तो फास्ट ही होगा कहीं न कहीं। मैं समझता हूँ कि वो जितना फास्ट, आप उसको फास्ट फूड नाम क्यों दिया? आप बर्गर पिज्ज़ा देखिए, बड़ा सा मुंह खोल के हम बड़े से निवाले में 3 बार 4 बार चबा के उसको नीचे निगल लेते हैं। बराबर है। फास्ट फूड कभी भी सीधे तरीके से पर्याप्त मात्रा में चबाया नहीं जाता। एक खाने के निवाले को, बड़े बुजुर्ग बोला करते थे, इवन हमारा आयुर्वेद बोलता है, एक खाने के निवाले को मुंह में लेने के बाद 32 दांतों से 32 बार चबाकर फिर अंदर लेना चाहिए। क्या फास्ट फूड में ऐसा होता है? नहीं होता। इसके अलावा उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज़्यादा बाकी जो उसमें चीज़ें होती हैं, जो कहीं कहीं मैं समझता हूँ सब्जियाँ भी होती, तो हमें नहीं मालूम कि धुला नहीं धुला। तो यदि उसकी बात करें तो ये सेहत के लिए ठीक नहीं। हाँ, और जब हम भी कभी फास्ट फूड का, सबको अनुभव, हम जब फास्ट फूड खाते हैं तो 4 रोटी खाने के बाद हमारे पेट में जितना भारीपन नहीं लगता, उतना एक पिज्ज़ा या बर्गर खाने में लगता है। जबकि हम उनका वजन तोलें तो 4 रोटियों का वजन ज़्यादा होगा, एक बर्गर का वजन कम होगा। जी जी जी। क्यों? क्योंकि उसके खाने का तरीका ही ऐसा, बड़ा सा मुंह खोलिए, 4 बार में चबाइए, निगल जाइए, गलत तरीके से, अपर्याप्त तरीके से सलाइवा मिला उसमें, लार नहीं मिला उसमें और पेट में चला गया, और उसके बाद वहाँ पर भी जाके वो गदर कर रहा है। तो जो गदर करेगा, उस गदर की कीमत तो आपको चुकाना पड़ेगी। वो गदर आपके पेट के साथ कर रहा है, आपके सेहत के साथ कर रहा है, और यदि उस गदर के बीच में भी आप अपने आप को मस्त और सुरक्षित समझें, तो मैं समझता हूँ ये आपकी और हमारी बेवकूफ़ी है। जी। डाइटिंग, वजन कम किस प्रकार करना चाहिए? किन बातों पर डाइटिंग के वक्त ध्यान रखना चाहिए? 4 शब्द, लेकिन प्रश्न बहुत लंबा, जवाब बहुत लंबा। संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक रूप से हम डाइटिंग कर क्यों रहे हैं। पहले हम उस कारण पर जाएं कि हम डाइटिंग कर क्यों रहे हैं। फिर हम ये देखें कि हमारी उम्र क्या है। फिर हम ये देखें कि क्या हमारा शरीर पूरी तरह निरोगा है या हमें कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कुछ ओबेसिटी है। फिर हम ये देखें कि हमारा जो डाइटिंग करने का जो तरीका है, वो वैज्ञानिक तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, या अवैज्ञानिक और या अप्राकृतिक तरीका है। फिर हम ये देखें कि हम जो डाइटिंग कर रहे हैं, हमारे शरीर को हम बिला वजह दंड दे रहे हैं या हमारे शरीर को हम पुरस्कृत कर रहे हैं। फिर हम ये समझें कि डाइटिंग के सिद्धांत में हमें कितनी मात्रा में कार्ब्स लेना चाहिए, कितनी मात्रा में मिनरल लेना चाहिए, कितनी अमाउंट फैट की होना चाहिए और कितनी अमाउंट हमारे प्रोटीन की होना चाहिए। तो ये बहुत सारा एक ऐसा बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है ये, कि डाइटिंग के नाम पर आप किसी से पूछेंगे, कोई थोड़ा सा भी गाल वाल निकला है, क्या करोगे? डाइटिंग कर रहा हूँ। कोई बहुत दुबला, क्या कर रहा हो? यार ईटिंग कर रहा हूँ। तो डाइटिंग और ईटिंग में आपस में लड़ाई होती है। नाम होती है डाइटिंग की और होती है ईटिंग। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे इन सब अवधारणाओं को समझकर फिर सैद्धांतिक रूप से एक निर्णय लेना पड़ेगा जो तर्क संगत हो, युक्त संगत हो, न्याय संगत हो। किसके लिए? शरीर और स्वास्थ्य के लिए। फिर उसके बाद आप करिए। लेकिन साथ में यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ यदि आप डाइटिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। लोग डाइटिंग के नाम पर डाइटिंग करते हैं, लेकिन जो सामान्य गतिविधियाँ उनमें भी फिर वो शिथिल हो जाते हैं कि यार मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, चलते नहीं बन रहा, मैं जाऊँगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, और वो गाड़ी घोड़े साधन और किसी न किसी ऊपर लदे रहते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दोनों में संतुलन बना के रखिए। फिर देखिए आप इसको अच्छा, इसका आनंद लीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित कीजिए। जी। मॉनसून में मलेरिया या डेंगू से बचने के कोई उपाय? मलेरिया तो शासन की योजनाओं के अंतर्गत बहुत प्रभावी रूप से नियंत्रण हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन हाँ, डेंगू की जहाँ तक बात करते हैं, डेंगू भी पहले से कम हुआ है। डेंगू से बचने का उपाय ये है कि देखिए, मलेरिया जो होता है वो रात के काले मोटे मच्छरों के काटने से होता है, जो गंदे पानी में पैदा होता है, जो गंदे पानी में रहता है। लेकिन डेंगू जो होता है वो दिन के हठीले छोटे छोटे मच्छरों के काटने से होता है, जो साफ पानी में होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों के मच्छर अलग अलग हैं,
और दोनों के मच्छरों की प्रकृति अलग अलग है। फिर मलेरिया का जो मच्छर होता है वो दूसरी तीसरी चौथी मंजिल तक भी चढ़कर ऊपर तक जा सकता है। डेंगू का मच्छर ज़्यादा ऊंचाई तक फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। तो ये डेंगू तो इन दिनों फिर भी यदा कदा है, मैं तो ये बोलूँगा सर्वदा भी है, लेकिन उसकी भी मैं समझता हूँ कि पहले से मारक क्षमता कम हुई है और उसके रोगियों की संख्या भी कम हुई है। इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। मैं उन्हें खुले दिल से बधाई देता हूँ और उनके इस स्टेप का स्वागत करता हूँ कि जिसमें उन्होंने लोगों की जीवन रक्षा की। वरना मैंने अपने जीवन काल में आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जब चिकित्सा शुरू की थी, लाइन से मलेरिया से लोगों की मृत्यु होती थी और 10 साल पहले मैंने डेंगू से मरते हुए लोगों को मरते हुए देखा। ये संख्या बहुत कम हुई है। बधाई सरकार को जी। हार्ट अटैक के मामले हाल ही में काफी ज्यादा आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है और लाइफस्टाइल डिजीज में हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा तौर तरीके क्या है, हम अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से जितनी उसको आवश्यकता है उतना उसके साथ परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ कैसा है, इन सब चीज़ों से। उसके अलावा हमारे तनाव कैसे, मस्तिष्क का तनाव कैसा है, शरीर का हमारा खुद के प्रति व्यवहार कैसा है, हमारा कारोबार कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए स्कूल गोइंग बच्चों में भी और यंगस्टर्स में भी हार्ट अटैक है। और हार्ट अटैक जितनी कम उम्र में होता है उतना ज़्यादा खतरनाक होता है। 50-60 के बाद जो हार्ट अटैक होते हैं उनकी मारक क्षमता इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम बचपन से बच्चों को जो परवरिश में जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, जो जैसे मैं नवयुवक दूंगा, मैं पुराना नवयुवक हूँ, जो नए नवयुवक हैं, नए नवयुवकों की बात करूँगा, नए नवयुवकों की दिनचर्या पर गौर कीजिए। खान पान खराब, रहन सहन खराब, खुद के प्रति दृष्टिकोण खराब, व्यवहार खराब, आक्रामकता बहुत हो गई, चिड़चिड़ापन बहुत हो गया, सहनशीलता नहीं, शरीर कुछ और रफ्तार में दौड़ रहा है और दिमाग कुछ और रफ्तार, मन कुछ और रफ्तार में दौड़ रहा है। तो हमारे मन और शरीर की रफ्तार को में सामंजस्य रखें, ये सब चीज़ें नहीं। लाइफस्टाइल जब तक हम सुधारेंगे नहीं, फिर हम जिस योग्य हैं उससे कई गुना बड़े सपने देखते हैं, उड़ान उड़ते हैं। कई बार हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, उनसे ऐसे मोटिवेट होते हैं कि वो मोटिवेशन हमको धराशायी कर देता है। हमारी योग्यता को, हमारी क्षमता को, हमारी विद्वता को, हमारी शिक्षा को, हमारे शरीर को और हमारी उम्र को देखकर यदि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए चलें, तो यदि हमने खुद से मित्रता कर ली, हार्ट अटैक बीच में नहीं आएगा। यदि हम खुद के दुश्मन हुए तो हार्ट अटैक ये मान के चलो कि आपके शरीर में बीमारी के हाथ में तलवार जरूर देगा और आप काटे जाओगे। ओके। कोविड के बाद से मरीजों का जो नजरिया है डॉक्टर्स के लिए काफी बदल गया है, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, बड़े खुले दिल से स्वीकार करता हूँ कि चिकित्सकों में भी कहीं न कहीं गिरावट आई है। पूरी सोसाइटी में सब जगह गिरावट है, तो चिकित्सकों में भी गिरावट मानता हूँ। और उसके लिए मैं एक चीज़ और भी मानता हूँ कि शासन की चिकित्सा शिक्षा के प्रति जो रवैया है, बहुत बड़ी फीस कर दी। आज आप एक MBBS कॉलेज की फीस देख लीजिए, एक MBBS डिग्री की फीस देख लीजिए, 70-80 लाख से 1 करोड़ तक की। तो ये जब चिकित्सा शिक्षा में व्यवसायीकरण हुआ है, ये भी इसके लिए दोषी है। एक पिता जब किसी बच्चे को चिकित्सक बनाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मैंने एक अच्छा योग्य बालक खड़ा किया जो चिकित्सक होगा और वो मानवीय मूल्यों पर सारे काम करेगा। वो सोचता है कि मैंने एक शोरूम तैयार कर लिया। तो ये पक्ष को भी देखना पड़ेगा। जब मैं चिकित्सा शिक्षा में इसी शहर में था, यकीन करें मैंने 5 साल में कुल जो फीस दी है 22-25 हज़ार रुपये दी है। किताबें मैंने जो खरीदी होंगी मुश्किल से 10,000 की किताबें हुई होंगी जी। और हॉस्टल में हम 150-200 रुपये महीना हॉस्टल का देते थे और हॉस्टल में प्रेम से रहते थे। हमारी पूरी 5 साल की चिकित्सा शिक्षा का कुल खर्च जो शासन की तरफ गया, व्यवस्थाओं में गया, 50,000 से ज़्यादा नहीं था जी। और बाकी जो दिनचर्या के जो खर्च हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज चिकित्सा शिक्षा 50,000 जो अब बच्चों को पॉकेट खर्च लगता है, जो 5 साल का हमारा खर्च था, मैं सन 80 की बात कर रहा हूँ जी। आज 50,000 बच्चों को महीने भर का पॉकेट खर्च लगता है। तो चिकित्सा के व्यवसायीकरण के लिए शासन दोषी है, समाज दोषी है। और शासन और समाज फिर चिकित्सकों को उस दायरे में बांधेगा कि वो कमाए नहीं, लगाया है। ठीक है। आप पूरे समाज का दृष्टिकोण बदलिए, शासन का दृष्टिकोण बदलिए, फिर इस मुद्दे पर बात कीजिए। फिर ये देखिए कि कौन कितना गुनहगार और किसको किस गुनाह में क्या सुधार करना चाहिए। फिर संयुक्त प्रयास में चिकित्सा को लेके आइए, आपकी चिकित्सा बहुत सस्ती हो जाएगी जी। शासन की गलतियों की हम बात कर रहे थे, तो आपका गवर्नमेंट के लिए कोई सजेशन? हाथी के पैर के नीचे आने जैसा प्रश्न पूछा आपने।
सरकार के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि शुक्रिया सरकार को उन अच्छे कामों के लिए जो कर रही है, शुक्रिया उन कानूनों के लिए जो आप सख्ती से लागू कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं लोगों की अपेक्षाएं, मेरे समेत लोगों की अपेक्षाएं और हैं। हम जैसे भावुक लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार सरकार की तरह चले, और वो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़ों की कार के रूप में ना चले, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और सरकार पर उंगली उठाना, मेरे तो हाथ में इतनी उंगलियाँ सशक्त नहीं कि मैं उंगलियाँ उठाऊँ, लेकिन जहाँ अच्छा काम करेगी, दिल से आवाज़ निकलेगी, शाबाश, बहुत अच्छा, बधाइयाँ। और जहाँ काम में कहीं न कहीं खामियाँ होगी, वहाँ पीड़ा होगी, चाहे वो पीड़ा की आवाज़ ना निकले, लेकिन पीड़ा तो होगी। जी। आखिर में आपका कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों को टीवी 27 के इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े रहना चाहिए, जिनसे उनका ज्ञानवर्धन हो। टीवी 27 को बधाई देना चाहिए, और मैं तो दर्शकों से यही कहूँगा कि हम सब में जो खामियां हैं थोड़ी थोड़ी रोज दूर करें। हम चिकित्सकों में भी खामियां हैं, हम सब में व्यवहार में व्यावसायिकता आ गई, उसको थोड़ी थोड़ी दूर करें। जहाँ दिल की बात हो वहाँ दिल की बात करें, जहाँ दिमाग की बात हो दिमाग की बात करें। लेकिन आजकल दिल और दिमाग के झगड़े के अलावा एक और समूह पैदा हुआ है, उससे दूर रहें। आजकल लोग दिल में भी दिमाग रख कर बात करते हैं। मैं सारे दर्शकों से, मेरे भाई बहनों की तरह निवेदन ये करूंगा कि दिल में दिमाग रख कर बात ना करें। जो दिल में दिमाग रख कर बात करते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पालीवाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज इस बात सेहत की प्रोग्राम में हमारे साथ ये थे डॉक्टर पालीवाल, जो जनरल फिजिशियन है, साथ ही पालीवाल अस्पताल के चेयरमैन भी है। अभी के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही आप सभी देखते रहे टीवी 27 न्यूज MPCG डिजिटल, और भूलिएगा नहीं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टीवी 27 न्यूज MPCG डिजिटल को सब्सक्राइब और फॉलो करना। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।